Amit Shah has introduced 3 bills, which is a complete overhaul of the Criminal Code of India. भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी, इसमें अब पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 356 धाराएं होगी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे देश के क्रिमिनल कोड्स की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ, इनके बारे में शुरुआत हुई थी 1804 में, जब दिल्ली पर बहादुर शाह जफर भी नहीं बैठे थे। जी हाँ, उस समय दिल्ली पर राज करते थे अकबर शाह, बहादुर शाह जफर के अब्बा जान। पर आज मैं इंडियन पीनल कोड की बात क्यों कर रहा हूँ? मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज इसकी बात हुई है हमारी लोकसभा में। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी बात की है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इंडियन पीनल कोड के बारे में। आज हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मॉनसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट संहिता को सुधार के लिए तीनों विधेयकों को पेश किया। यह करना शायद बहुत जरूरी भी था, क्योंकि जहां हम आजादी की 76वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं, वहीं देश का कानून वह चल रहा है जो अंग्रेजों ने बनाया था, देश चलाने के लिए नहीं बल्कि देश पर राज करने के लिए। इंटरेस्टिंगली, आज तक कभी सरकारों ने जिस समय सोचा क्यों नहीं, ये मैं सोचने में लगा हुआ। अब अंग्रेजों के समय से चले आ रहे इन तीनों कानूनों को बदल दिया जाएगा और देश में आपराधिक जस्टिस में, दैट इज क्रिमिनल जस्टिस में बड़ा बदलाव होगा। अमित शाह ने जिन विधेयकों को पेश किया, उनके कानून बनने के साथ ही राजद्रोह खत्म होगा। इसके अलावा मॉब लिंचिंग, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में भी कमी आएगी। आइए जानते हैं कि इन कानूनों के बाद क्या बदलाव होगा। पर उससे पहले इन कानूनों की हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। इंडियन पीनल कोड इंडिया का ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है। आप में से कुछ लोग पूछोगे कि क्रिमिनल कोड क्या होता है? तो जी, क्रिमिनल कोड वह डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हर एक क्राइम एक्टिविटी को एक कोड दिया जाता है और उस क्राइम के अगेंस्ट सजा क्या होगी, उसमें क्या प्रोसेसेस होंगी, उन सबको ही बताया जाता है। ब्रिटिश इंडिया में 1834 में चार्टर एक्ट 1833 के चेयरमैन थॉमस बेबिंगटन मैकिनले ने क्रिमिनल कोड को तैयार किया, जिसे ब्रिटिश इंडिया ने 1862 में लागू किया। इन क्रिमिनल कोड्स को भी प्रिंसली स्टेट में लागू नहीं किया गया था, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स में ब्रिटिश राज का डायरेक्ट दखल नहीं था। फिर 1940 में पूरे हिंदुस्तान में क्रिमिनल कोड्स को लागू किया गया, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जिसपे 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इनको इम्प्लीमेंट किया। वहीं फिर जब देश का बंटवारा हुआ, उस समय इन क्रिमिनल कोड्स को तोड़ दिया गया और ये क्रिमिनल कोड्स बन गए इंडियन पीनल कोड और पाकिस्तान पीनल कोड। जिन जिन देशों पर ब्रिटिश ने राज किया, वहां ये क्रिमिनल कोड्स लागू किए गए, जैसे कि बर्मा, सिंगापुर, मलेशिया और भी कई देश। थॉमस बेबिंगटन मैकिनले ने 1834 में जो क्रिमिनल कोड्स प्रेजेंट किए थे, उसमें नेपोलियनिक कोड और लुइसियाना सिविल कोड को यूज किया था। नेपोलियनिक सिविल कोड फ्रांस के सिविल कोड हैं जो 1804 में बनाए गए थे, और वहीं लुइसियाना सिविल कोड हैं जो एडवर्ड लिविंगस्टन, जो कि अमेरिका के जूरिस्ट थे और एक स्टेटमेंट थे, उन्होंने लिखे। इन दोनों कोडों को यूज करके हमारे पीनल कोड को डिजाइन किया गया था। तो आप समझ सकते हैं ये सब कोड्स 1804 में इनकी शुरुआत हो गई। इन पीनल कोड्स के कई रिविजन्स और ड्राफ्ट बने। फिर 1857 में बैरनेस पीकॉक, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस भी थे, उन्होंने इसको रिव्यू किया। फिर फाइनली 1862 में क्रिमिनल कोड्स को इंप्लीमेंट किया गया। थॉमस बेबिंगटन मैकिनले का निधन हुआ था 1857 में और वो अपने रहते हुए इन क्रिमिनल कोड्स को इंप्लीमेंट होते नहीं देख पाए। ये सुन के आपको कुछ अजीब नहीं लगता? मतलब हम आज 2023 में हैं और कानून 1804 का चल रहा है। मतलब 1804 सोचकर भी अजीब लगता है। उस वक्त जमाना था राजाओं का, बहादुर शाह जफर के अब्बाजान अकबर शाह का। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन क्रिमिनल कोड्स को अमेंड नहीं किया गया या रिवाइज नहीं किया गया, टाइम टाइम पर इनको अमेंड किया गया है, पर कभी बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल कोड्स इंडिया और बाकी उन सभी देशों में लागू किए जहां उन्होंने राज किया, लेकिन इंटरेस्टिंगली ब्रिटेन में कभी इनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। ब्रिटेन में अलग अलग एक्ट्स हैं जिनके थ्रू वो अपने डिसीजंस लेते हैं और क्रिमिनल प्रोसीजर्स को बढ़ाते हैं, पर क्रिमिनल कोड्स को कभी ब्रिटेन ने लागू। तो अब इन बातों से आप समझ चुके होंगे कि हमारे क्रिमिनल कोड में अमेंडमेंट की जरूरत क्यों है।
नए विधेयक में कुछ खास बातें, जैसे मॉब लिंचिंग में मौत तक की सजा का प्रावधान है। बीते कुछ सालों में मॉब लिंचिंग बहुत देखा गया। कुछ अफवाहों के कारण या कम्युनल डिफरेंसेस के कारण मॉब लिंचिंग होती है। नए विधेयक में मॉब लिंचिंग को हत्या की परिभाषा में जोड़ा गया। जब 5 या 5 से अधिक लोग एक समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विशेष या फिर किसी अन्य आधार पर हत्या करते हैं, तो ऐसे समूह के हर सदस्य को मौत या कारावास से दंडित किया जाएगा। इसमें न्यूनतम सजा 7 साल और अधिकतम मौत की सजा प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया है। ये शायद बहुत जरूरी भी था, क्योंकि आए दिन मॉब लिंचिंग होती है और फिर भीड़ में लोग खो जाते हैं। अब डिजिटल कैमरास को यूज करके ऐसी मॉब को पकड़ा जाएगा और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं पिछले कुछ सालों में फीमेल्स पर अपराध और सामाजिक समस्याओं में काफी इजाफा देखा गया था। आपको शायद याद होगा दिल्ली का निर्भया हत्याकांड, या देश के और भी कई हिस्सों में नाबालिग से बलात्कार और हत्या के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग से लेकर फांसी की सजा की मांग होती रही है। निर्भया केस में जहां पूरा देश एक साथ सड़कों पर आ गया था, फिर भी हमारी स्लो प्रोसेस जस्टिस सिस्टम ने निर्भया को जस्टिस दिलाने में 7 साल का समय लगा दिया। नए कानून में हमने महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटारे के लिए ढेर सारे प्रावधान किए, जैसे गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। रेप के कानून में भी एक नया प्रावधान शामिल किया गया है, जो यह डिफाइन करता है कि विरोध ना करने का मतलब सहमति नहीं है। इसके अलावा गलत पहचान बनाकर इंटरकोर्स करने को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इन नए नियमों में एक और बड़ा अहम नियम है। अभी ट्रायल के समय अगर आरोपी कोर्ट में ना हो तो ट्रायल नहीं होता, उसे कोई सजा भी नहीं होती। जैसे कि दाऊद इब्राहिम या हाफिज सईद जैसे लोग जो भगोड़े हैं, उनके खिलाफ ट्रायल नहीं होता, ना उन्हें कोई जजमेंट दिया जाता है। पर अब नए नियम के हिसाब से सेशन कोर्ट के जज नियमों के मुताबिक जिसे भगोड़ा घोषित करेंगे, उसकी अनुपस्थिति में उनके नॉन प्रेजेंस में भी ट्रायल होगा और सजा भी सुनाई जाएगी। नए कानून में हेट स्पीच और धार्मिक भड़काऊ स्पीच को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है, और ये बहुत जरूरी भी है। सोशल मीडिया के जमाने में लोग कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी बोल देते हैं और किसी के बारे में ही बोल देते हैं। ऐसे में इस पर लगाम लगना जरूरी था। अब अगर कोई भी हेट स्पीच देता है तो ऐसे मामलों में 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कोई धार्मिक आयोजन पर किसी वर्ग, श्रेणी या अन्य धर्म के खिलाफ भड़काऊ स्पीच दी जाती है तो 5 साल की सजा का प्रावधान होगा। यह विधेयक उन लोगों को भी चुप करता है जो यह कहा करते थे कि बीजेपी एक धर्म विशेष की बात करती है और बीजेपी सरकार के आने के बाद ही हेट स्पीच और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं बढ़ी। वहीं डिजिटलाइजेशन को देखते हुए भी जरूरत थी कि हमारे कोर्ट्स की प्रोसेस को डिजिटलाइज किया जाए, तो नए नियम में 2027 तक सभी कोर्टों को ऑनलाइन किया जाएगा। 0 FIR कहीं से भी रजिस्टर की जा सकती है। अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो उसके परिवार को तुरंत सूचित करना जरूरी होगा। वहीं जांच 180 दिन में समाप्त कर ट्रायल के लिए भेजना कंपलसरी होगा। इन सारे बदलावों में 533 धाराएं खत्म की गई, वहीं 133 नई धाराओं को शामिल किया गया। मौत की सजा वाले को आजीवन में बदलाव हो सकता है, लेकिन दोषी किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं। कानून में टेररिज्म को भी डिफाइन किया गया है। यह कुछ अहम बातें हैं जो इंडियन पीनल कोड को 2023 का इंडियन पीनल कोड बनाती है। आज भी हमारी कोर्ट में 3.5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है और लगभग 50% से ज्यादा ऐसे कैदी हैं जिन पर अभी ट्रायल चल रहा है। ऐसे में नए बदलावों से पॉसिबल है कि आने वाले समय में जो कहावत थी जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड कहने की जरूरत शायद ना पड़े और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। हमारा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ऐसे में देश की रफ्तार को गति देने के लिए हमारा जस्टिस सिस्टम बहुत जरूरी है। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? क्या हमारा जस्टिस सिस्टम जो बदल रहा है वो हमारे अच्छे के लिए है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक की बटन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।